हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू बिलीव ये वीडियोस आपको किसी भी तरह से हेल्प कर रही हैं, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन दैट। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल और साथ ही साथ में बहुत सारे ब्रॉडर इश्यूज को कवर करेगा। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि हम सुहासिनी हैदर का एक एडिटोरियल आया है द हिंदू में, वो भी डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है। गवर्नमेंट मूव्स टू सेट अप फॉडर सेंट्रिक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए क्या हुआ है, आपको याद होगा इंडियन एक्सप्रेस में ही कुछ टाइम पहले, अराउंड एक महीने पहले, हमने देखा था कि किस तरह से महंगाई तो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इज देयर, फार्मर डिस्ट्रेस भी है, लेकिन एक सेक्टर है जो बहुत हद तक निगलेक्ट किया जा रहा है, वो है फॉडर सेक्टर। तो जब तक देखिए आप फॉडर प्रॉपर नहीं होगा, मैंने आपको तब ये भी बताया था कि कैसे, देखिए हमारे यहाँ पे कैटल बहुत ज्यादा है, बहुत सारा एरिया ऐसा है जो कल्टीवेशन के अंडर है, लेकिन डिस्पाइट दैट फैक्ट ऐसा क्यों है कि इतनी सारे नंबर ऑफ कैटल होने के बाद भी हमारा प्रोड्यूस उतना ज्यादा नहीं है जितना न्यूजीलैंड या जो स्टेपे रीजन के जितने भी कैटल है वो कम नंबर में है, फिर भी प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों है उनकी मिल्क की? क्योंकि वहां पे फॉडर बहुत ही प्रोटीन रिच और बहुत अच्छा है, वहां की ग्रास बहुत न्यूट्रिशियस है एंड ऑल ऑफ दैट। तो उस तरह से मैंने आपको बताया था कि क्या बेसिकली इंपॉर्टेंस है एक अच्छे फॉडर की और अच्छा फॉडर बिजनेस की और अवेलेबिलिटी की, जो काफी ज्यादा शॉर्टेज में चल रहा है पिछले 2 साल से। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भी बहुत बार बताया गया कि फॉडर सेक्टर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखेगा, तो वी शुड एक्चुअली डू समथिंग अबाउट इट। तो उसी के लिए बेसिकली सरकार ने फाइनली दे हैव टेकन नोट ऑफ इट एंड हैव डन समथिंग अबाउट इट। ओके, तो फाइनली 2 साल बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने प्रपोज किया था कि हम फॉर्म करेंगे फॉडर सेंट्रिक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, कि हम फॉडर डेफिसिट को बेसिकली एड्रेस कर सकें, अब फाइनली 2 साल बाद गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट कर दिया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को कि आप इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है और आपको बेसिकली देखना है, सुपरवाइज करना है कि 100 इस तरह के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएं 2022-23 में। ठीक है, तो देखिए आप ये टर्म ना बहुत बार पढ़ते हैं, जब आप अपना स्टैटिक कवर करते होंगे तब भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आप ऐसे बस क्लीशे टर्म्स में पढ़ लेते हैं, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, हाई बार्गेनिंग में ऐसे हेल्प करेगा। पर अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, आप समझ के देखिए कि अगर कोई एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया है, आप बिल्कुल छोटे से फार्मर्स है, देखिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, इनके जो मेंबर्स हैं वो फार्मर्स ही हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मनी लेंडर मेंबर होगा या कोई सरकार मेंबर होती है, नो, सारे फार्मर्स ही होते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स। ये सारे साथ में आके बेसिकली क्या करते हैं, खुद को एक कंपनी की तरह रजिस्टर करवा देते हैं इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत। तो अगर आप सपोज करिए कि आप एक बहुत छोटे लेवल के एक फार्मर हैं और अगर एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है किसी बाहर की कंट्री से या कैसे भी, ठीक है, तो आप उसको कैसे केटर करेंगे, क्योंकि आपके पास तो इतना है ही नहीं, इतना तरह का बंदोबस्त कि आप इतने लेवल का इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर सकें या इस तरह का एक्सपोर्ट ऑर्डर प्रोड्यूस कर सके। तो आप अपने तरह के और फार्मर्स के साथ आएंगे, यू वुड कम टुगेदर, यू वुड फॉर्म अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। आप सारे टमेटोज अगर उगाते हैं और टमेटोज का डिमांड आ गया इंडिया के, ठीक है, इस तरह का कोई ऑर्डर मिल गया बहुत सारा, तो आप क्या करेंगे, अपने अपने लैंड पे ही उगाएंगे। आप अपने लैंड पे, आपके जो फेलो फार्मर है अपने लैंड पे वो टमेटो उगाएंगे और सारे टमेटोज को आप मिक्स करके फिर उसको एक्सपोर्ट कर देंगे साथ में आके। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से भी आप विन हो जाएंगे। और एक और अगर मैं दूसरे साइड पे बताऊं, तो अगर आप एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के सारे फार्मर्स मेंबर्स हैं, ठीक है, तो आपको फर्टिलाइजर्स या किसी भी तरह के और इनपुट जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसका ऑर्डर देना है, तो अगर आप बल्क में देंगे, जब आप कहेंगे इसी किसी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कि देखिए हम कुछ अराउंड 50 फार्मर्स हैं या 10 to 20 फार्मर्स हैं, तो हम बल्क में खरीदना चाहते हैं ये फर्टिलाइजर्स, तो ऑफकोर्स आपको कुछ डिस्काउंटेड रेट्स में मिलेगा। तो आप देखिए इनपुट साइड से भी विन सिचुएशन में है और एक्सपोर्ट और आउटपुट साइड से भी विन सिचुएशन है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन दैट वे। तो इसीलिए आप बहुत बार देखते हैं, आप सोचते होंगे ऐसा भी क्या कर देगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्यों इतना एम्फोसिस दिया जाता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन पे। तो आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा। ऑलराइट, तो देखिए ये क्या है, दिस कम्स अ मंथ आफ्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने इंडियन एक्सप्रेस में ही रिपोर्ट कवर की थी। रिपोर्ट ये बता रही थी कि इन्फ्लेशन, फॉडल इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि 9 साल में पहली बार 25.5% अगस्त 2022 में ज्यादा था पहले के मुकाबले। ठीक है, तो ऑफ कोर्स व्हेन फॉडर वुड बी कॉस्टली, तो जो रूरल फैमिलीज हैं, एग्रेरियन फैमिलीज हैं, उनका लाइवलीहुड हिट हो जाएगा। ऑफ कोर्स दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन देयर लाइफ स्टॉक, डेयरी फार्मिंग, है ना। तो ये इस तरह से, तो यहीं पे ये सारी चीजें लिखी हैं। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, आपको ये बात पता होगा, ये भी आप अपने स्टैटिक में कवर करते हैं, कि सरकार की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। उस सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत जो कहती है कि हम फॉर्मेशन और प्रमोशन करेंगे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का, उनका टारगेट है 10,000 इस तरह के एफपीओज बनाने का। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे बताती हैं दैट इट हैज मोर और लेस रिमेन्ड ऑन पेपर। इस तरह के 10,000 का टारगेट आपने बहुत अच्छा, एम्बिशियस लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है एग्रीकल्चर को बहुत हद तक एडवांटेज होगा, पर ऐसा हो नहीं रहा है ग्राउंड लेवल पे। तो फाइनली गवर्नमेंट की इस तरह की अनाउंसमेंट की वजह से लेट्स सी थिंग्स टर्न आउट फॉर गुड। ऑलराइट, इंडिया पुशेस रूपी बियॉन्ड रशिया। तो देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है। ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से, आई वुड एक्सप्लेन इट टुडे ऑल्सो, कि फाइनली क्या है, आपको पता होगा कि पहला देश कौन सा ऐसा है जिसने हमारे साथ रुपी में ट्रेड करना, आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस आई थी, हमने सारी गाइडलाइंस डिटेल में डिस्कस की थी कि क्या सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन रूपी, इस गाइडलाइंस का अगर मैं हेडलाइन बताऊं आपको याद होगा। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको कैसे क्या बताया था कि बेसिकली हम रुपी में ट्रेड करना। देखिए क्या है, हम बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं डॉलर पे ओवरसीज ट्रेड के लिए, और कुछ भी हो सकता है। फाइनली रशिया पे जब इतना ज्यादा सैंक्शन लग गया है, वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकती, तो हमें उनके साथ ट्रेड करने के लिए कुछ तो निकालना है। और आपको ये भी पता है कि इंडिया लाइक हैज अ ड्रीम ऑफ इट्स ओन, के वी वांट रुपी ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, रुपी टू हैव इट्स ओन वैल्यू। एक तरह से इंटरनेशनल बास्केट ऑफ फॉरेन एसेट्स जो हैं, जो हर सरकार के पास, हर गवर्नमेंट कि सेंट्रल बैंक के पास हर कंट्री के होता है, तो उस फॉरेन एसेट्स में कहीं ना कहीं रुपी का भी कुछ योगदान हो, है ना। तो रुपी का हमने बेसिकली क्या बनाना है, एक इंटरनेशनल फेस देना है रुपी को। तो फाइनली इसी के लिए रशिया, अगर मैं आपको वो अरेंजमेंट बताऊं, उस अरेंजमेंट में क्या था, हम पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे वो अरेंजमेंट भी लिखी हुई है, सो दैट इफ यू वांट टू रीड यू कैन ऑफ कोर्स रीड अलोंग साइड। ओके, तो बेसिकली इस इंडियन रुपी अरेंजमेंट में क्या होगा, आप एसबीआई का एग्जांपल लीजिए। एसबीआई, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, वैसे तो अब एसबीआई ने अभी तक इस बारे में कोई बातचीत नहीं की है कि वो इस तरह के अकाउंट्स खोलेंगे कि नहीं, बस जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, एसबीआई क्या करेगी कि वो एक वॉस्त्रो अकाउंट खोलेगी रशिया के किसी बैंक के नाम पे। ठीक है, अपने पास एक अकाउंट खोलेगी। वो एक्चुअली अकाउंट किसका है, वो रशिया का अकाउंट है, जो हमारे साथ बेसिकली एसबीआई में खोला है उन्होंने। तो आप सपोज करिए हम 1 टन तेल खरीदते हैं रशिया से, लेकिन हम उसकी पेमेंट किस में कर रहे हैं, रुपी में। हम उसको डॉलर में तो कर नहीं सकते, तो ना ही हमारे पास रुपैस है इतने सारे, तो हम उसको रुपी में पेमेंट करेंगे। लेकिन कहाँ पे, ये जो वॉस्त्रो अकाउंट एसबीआई ने रशिया का खोला हुआ है ना अपने पास, हम उसमें जमा करवा देंगे। अब इसमें जो बेसिकली रुपी हमने जमा करवाया है, अब रशिया हमसे इंपोर्ट करता है टेक्सटाइल्स फॉर एग्जांपल। अब वो टेक्सटाइल्स जो इंपोर्ट कर रहा है, उसके लिए भी हम डॉलर या रुबेल्स नहीं पे करेंगे, हम क्या करेंगे, वही वाला रुपी जो उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो हमें उसमें पे नहीं करेंगे, वो हमें उस रुपी में से ही पेमेंट कर देंगे। तो क्या हुआ, बेसिकली रुपी के माध्यम से आप इंटरनेशनल ट्रेड की सेटलमेंट्स करना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो इट इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, पर अभी तक इसके बहुत टेकर्स आए नहीं हैं, कोई बहुत ग्रेट सक्सेस इससे हुई नहीं है। तो फाइनली इसमें आप सिल्वर लाइनिंग एक और देख सकते हैं कि रशिया ने तो देखिए अपना खोल ही लिया है हमारे साथ वॉस्त्रो अकाउंट, लेकिन अब फाइनली श्रीलंका, मालदीव्स और बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन, इस तरह की कंट्रीज भी बेसिकली इंटरेस्ट दिखा रही है कि हम वी वुड एक्चुअली बी वेरी इंटरेस्टेड टू इनिशिएट ट्रेडिंग इन द इंडियन रुपी। तो ये बहुत एक पॉजिटिव इवेंट है। The countries in these geographies have shown interest in opening special rupee वॉस्त्रो और SRV accounts। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर रशिया का ही यहाँ पे हम एग्जांपल लें, रशिया हमारे साथ एक वॉस्त्रो अकाउंट खोलेगा, कहाँ पे, एसबीआई के अंदर, जस्ट टू टेक एन एग्जांपल। अगर हम रशिया से 1 टन तेल खरीद रहे हैं, तो फिर उसका पेमेंट हम रुपीज में करेंगे, इनके अकाउंट में डाल देंगे जो एसबीआई में खुला हुआ है। अगर रशिया हमसे टेक्सटाइल्स खरीदता है, तो उसे हमें पे करना पड़ेगा, वो कहाँ से पेमेंट कर देंगे, इसी वॉस्त्रो अकाउंट में जो हमारे दिए हुए रुपये पड़े हैं, उसी में से थोड़ा सा बैलेंस काट के। तो दिस इज हाउ द सेटलमेंट और द अरेंजमेंट वुड वर्क फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके,
और अब देखिए बात क्या है, मिस्टर जयशंकर जब भी कहीं जाते हैं, आपको याद होगा मैंने अर्जेंटीना के केस में आपको ये चीज बताई थी। अब मिस्टर जयशंकर जहां भी जा रहे हैं वो बहुत एम्फोसाइज कर रहे हैं कि रुपी में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। नेपाल के साथ भी हमारा कुछ इस तरह का रिश्ता है, बांग्लादेश के साथ भी हम चाहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। टेक क्रिटिसिज्म ऑफ कोलिजियम इन पॉजिटिव लाइट, मस्ट इम्प्रूव जस्टिस चंद्रचूड़। तो देखिए फाइनली क्या हुआ है, आपको पता है जस्टिस DY चंद्रचूड़ हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ओथ ले ली है फाइनली आज। तो ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उन्हीं के चलते हुए देखिए आपको ये भी पता है, जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, वो बहुत टारगेट कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम को। उनका कहना है ये ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है। वैसे तो कहने को सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इन लोगों को बार बार ये कहती रहती है कि आपको अपनी पॉलिसीज के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा, लेकिन आप कब अकाउंटेबल होंगे हमें पता ही नहीं है। कितने फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, कितनी पॉलिटिक्स से कहीं लोगों को फेवर करके अपॉइंटमेंट आप कर देते हैं, पता ही नहीं है। जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस, वी डू नॉट इवन अंडरस्टैंड किस तरह का पॉलिसी है आपका अपॉइंट करने का जजेस को। तो ऑल ऑफ दैट कोलिजियम सिस्टम हम बहुत बार देख चुके हैं। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि कोलिजियम सिस्टम पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। Okay, so I would sincerely request you to go through the entire concept in depth. ओके अगर देखिए विजन IAS में इस बार कवर होगा पॉलिटी और गवर्नेंस के सेक्शन में, विच आई बिलीव होगा, तो हम उसको बहुत डिटेल में वहां कवर करेंगे एक और बार, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बोला है ओके फाइन, मैं इसको नेगेटिव नहीं लेता इस तरह के क्रिटिसिज्म को। आई लुक एट इट इन पॉजिटिव लाइट, क्योंकि देखिए जब तक मैं इस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करूंगा हम इंप्रूव कैसे करना शुरू होंगे, ठीक है। तो while we work within the fold of that system, yet at the same time there are several improvements which we can bring about, because no institution in any constitutional democracy can claim to being perfect, and so is judiciary, ठीक है। तो ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे देखिए आप जब लिखेंगे ना, ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म तो बहुत सारा है लिखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में, पर आपको ये बात याद रखनी है कि कुछ आपको कोई रीजन होगा। अगर बार बार सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चाहिए या कुछ भी, उसका कुछ तो रीजन है, ओके। तो इफ आई टेल यू दैट आई डू नॉट नो वेयर इट इज रिटन, ओके इट इज हियर। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है कि क्यों बेसिकली देखिए हम करेंगे इंप्रूवमेंट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक और चीज इंश्योर करने पड़ेगी, वो ये है ओके कि फाइनली अगर आप देखो कौन से जजेस को आप अपॉइंट करने वाले हो, अगर आप वेबसाइट पे डाल दो कि अच्छा ये जज का नाम है, फिर क्या होगा, उस पब्लिक स्क्रूटनी आएगी। आप सपोज करिए जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यहाँ लिखा है, मैं उसका एक एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ। आप सपोज कीजिए कि अगर अपॉइंटमेंट जिस जज की होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी क्या पता थर्ड मैरिज अभी है जिनके साथ भी वो है, एंड नाउ ही प्रोबेबली और शी प्रोबेबली हैज अ लॉट ऑफ किड्स, है ना, उनके पहले हस्बैंड या वाइफ में से भी और अब में से। तो बात क्या है, अभी द जनता, राइट, ऑफ कोर्स दे वुड अ लॉट ऑफ स्टोरीज वुड रन ऑन द सोशल मीडिया, और फिर आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी। अब फिर वो जज, फॉर एग्जाम्पल उन जज के पास वो जो बेंच लीड कर रहे हैं, उस बेंच पे अगर इस तरह की बात आती है कि आपको किसी फेमिलियल इशू पे या अबॉर्शन इशू पे या किसी कंसेंशुअल एक्ट के ऊपर आपको कोई अपनी जजमेंट देनी है, तो वो जो भी जजमेंट देंगे वो लोग उनकी पर्सनल लाइफ से जज करने लगेंगे, ठीक है, कि इनका तो खुद का ही ऐसा है इसीलिए ऐसे दे रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट, दैट, राइट। तो ये चीज इन्होंने बोला है कि हमें इस चीज से तो ऑफकोर्स सतर्क रहना पड़ेगा। ओके, ऑन इज प्रायोरिटीज, अब देखिए ऑफ कोर्स इनकी कुछ प्रायोरिटी है, अब ये जुडिशरी के हायर रंग पे आए हैं, तो इन्होंने बोला है सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये है कि हम वैकेंसीज को फिल करें। वैकेंसीज इतनी ज्यादा हैं तभी तो पेंडिंग ऑफ केसेस हैं, ठीक है। तो हम ना ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, ऑफ कोर्स पहले तो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होना होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल लोअर कोर्ट्स पे पेंडेंसी खत्म हो, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स, फिर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सबसे ज्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस है, ऑफ कोर्स क्योंकि सबसे पहला कोर्ट ही वही है, राइट। तो सबसे ज्यादा केसेस वही लोग सबसे पहले जाएंगे वहीं, तो ये चीज। तो साथ ही साथ में इन्होंने बोला है कि मैं डाइवर्सिटी चाहता हूँ जुडिशरी में, ऑफ कोर्स फ्रॉम ईच एंड एवरी रीजन, फ्रॉम ईच एंड एवरी हाई कोर्ट, नॉट ओनली हाई कोर्ट, ऑफ कोर्स वी शुड टेक अप एडवोकेट्स आल्सो इन द जुडिशरी एंड ऑल ऑफ दैट। तो इन्होंने ये सारी चीजें बोली हैं, और साथ ही में इन्होंने बोला है कि देखिए अब सोशल मीडिया का एरा है, ये तो जब हर इंस्टीट्यूशन को खुद को अडेप्ट करना पड़ रहा है सोशल मीडिया के साथ, तो हमें भी थोड़ा तो अडेप्ट करना ही पड़ेगा, स्पेशली गिवन द फैक्ट अब हर प्रोसीडिंग की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच प्रोसीडिंग की जब लाइव
proceedings होगी, of course you have to understand that you are somewhere or the other in the light of the people's eyes, of course. So थोड़ा सा ट्रेनिंग रीट्रेनिंग जजेस को अपनी करनी पड़ेगी, ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बोला है. Alright, Global South in acute pain, return to table, Jaishankar to Russia. अब देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस आर्टिकल के शुरू करने से पहले आपको याद होगा हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि G20 में अचानक से हमने हर जगह, अभी आप जस्ट 2 महीने पहले के सारे एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स उठा के देखिए, ग्लोबल साउथ की इतनी कोई हमारी तरफ से बात नहीं हो रही थी, हमने कहीं नहीं कहा था. अचानक से अब हम हर जगह ग्लोबल साउथ का मैटर रखने लगे हैं. ट्रेड पिलर पे पीयूष गोयल जी ने बोला कि हम ग्लोबल साउथ के साथ हैं, हम उनकी वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं. मिस्टर जयशंकर अब बार बार इस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं. तो बात ये है, हम G20 की प्रेसिडेंटशिप लेने वाले हैं, ठीक है. तो उस एडिटोरियल ने जो बोला था मैं आपको वो बता रही हूँ, काफी एनालिटिकल एडिटोरियल था. तो उसमें बेसिकली ये चीज बोली गई थी, अब G20 तो बिल्कुल डिफंक्ट हो चुका है. पिछले 10 साल से G20 पे कुछ बहुत खास हुआ नहीं है ना. कुछ बहुत कॉन्क्रीट निकला नहीं है G20 से. अब देखिए G20 में हर एक कंट्री है, डेवलप्ड नेशंस भी हैं, डेवलपिंग नेशंस भी हैं. तो अब भारत तो दोनों का ही दोस्त है, लेकिन उस एडिटोरियल का ये कहना था कि भारत को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई है कि हमने, रशिया हमारा कहने को बहुत अच्छा दोस्त है, हमने उनको बोला कि वॉर हटाइए, डायलॉग करिए. रशिया क्या वॉर खत्म कर दिया उसने यूक्रेन पे? नहीं. डिस्पाइट द फैक्ट पूरा संसार ये समझता है कि रशिया को इन्फ्लुएंस करने में भारत बहुत अच्छा योगदान निभा सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ. रशिया इज कंटिन्यूइंग विद इट्स वॉर. अब आप एक और एक एडवांस नेशन की बात ले लीजिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमारा इतना अच्छा रिश्ता है, हम डिफेंस डील्स कर रहे हैं, हम डिप्लोमेटिकली उनके साथ काफी एंगेज कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट. डिस्पाइट दैट फैक्ट आपको ये बात पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी F-16 पैकेज को मेंटेन और रिव्यू करने के लिए हाँ बोल दी है. किसको? पाकिस्तान को. तो जब हमें ये चीज समझ आ गई है, हम इन डेवलप्ड या बड़े बड़े देशों के साथ चाहे कितना भी अच्छा रिश्ता रख लें, कितना भी ट्रेड कर लें, कितना भी डिप्लोमेटिक एज हमारे पास हो, पर फैक्ट ये है कि दे sort of do not respect our advices, our suggestions. Of course they cannot walk our talk, है ना. तो बात ये है, तो इसीलिए, और कहीं उनको प्लीज करने के चक्कर में ऐसा ना हो जो देश हमें सच में अपना लीडर मानते हैं. ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें, श्रीलंका, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन तरह के देश जो समझते हैं कि भारत को अपना एक, आप कह सकते हैं, लीडर इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है भारत एक कॉलोनी थी, और एक कॉलोनी से हम यूनाइटेड किंगडम की ही कॉलोनी थी, और हमने यूनाइटेड किंगडम को, यूके को ही पीछे छोड़ के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई. वो दे लुक अप टू अस, दे लुक अप टू द फैक्ट कि इंडिया ग्रो करने के बाद भी इन्वेजनरी या फिर किसी तरह का होसाइल नेशन कभी नहीं बनेगी. लुक अप टू अस इन दैट मैनर. कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें भी एक एक्सप्लॉइटर नेशन की तरह देखने लगे. तो हमें उनकी साइड रखना चाहिए. और इनफैक्ट G20 अब किसी काम का बचा भी नहीं है, क्योंकि वरना वो रिड्यूस हो जाए बिल्कुल पॉलिटिक्स तक. तो हमें एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आना है. वी हैव टू टॉक अबाउट ग्लोबल साउथ, जो कोई भी जिसका बहिष्कार नहीं कर सकता. एंड हेंस ये एडिटोरियल कहीं ना कहीं जो हमने उस दिन पढ़ा था, वो आप उसका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं. तो फाइनली क्या हुआ है? ऑलराइट, मिस्टर जयशंकर ने बोला है कि यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमारी बातचीत आपको पता है नवंबर 7 से 8 के लिए जयशंकर गए थे मॉस्को में, ऑफ कोर्स उनसे वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करने, सर्गेई लैवरोव. तो उनसे उन्होंने बोला, ऑफ कोर्स इट गोज विदाउट सेइंग कि हमने सबसे ज्यादा बात तो यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ही की, ऑफ कोर्स. और साथ ही में इन्होंने बोला है कि देखिए ग्लोबल इकोनॉमी इतना ज्यादा इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, हर कोई एक दूसरे से ट्रेड कर रहा है, हर कोई सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हर चीज आपके देश में ही अवेलेबल हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता. नेचुरली, ज्योग्राफिकली आप कहाँ स्थित हैं, कहाँ एस्टैब्लिश्ड हैं, वो भी तो मैटर करता है. अब तेल आपके पास है नहीं, आप कहाँ से तेल ले आओगे? ऑफ कोर्स बहुत समय लगेगा, क्या पता आप भी कोई शेल गैस जैसी इनोवेशन कर लो या कुछ भी वो डिस्कवरी कर लो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. पर आत्मनिर्भरता उस सेंस में कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, क्लोज्ड इकोनॉमी बन जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता. तो इसीलिए, क्योंकि अब अगर इनका ये कहना है कि अगर दुनिया के किसी कोने में भी एक छोटा सा भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, वो पूरे हर देश को इम्पैक्ट करेगा. और यही ग्लोबल साउथ को भी इम्पैक्ट कर रहा है. आप बड़े बड़े देश रहे हैं या जो भी हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन सबसे ज्यादा पेन किसको महसूस हो रही है? ग्लोबल साउथ को, छोटी छोटी डेवलपिंग नेशंस को, डेवलप्ड नेशन, जो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं उनको, लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ओशियानिया, है ना. क्योंकि बात यह है, अगर हम इजिप्ट की बात लें, इजिप्ट अपने 60 to 70% इंपोर्ट वीट का यूक्रेन से किया करता था, यूक्रेन और रशिया के रीजन से. तो अब वीट ही नहीं वहीं से आ रहा,
तो फूड सिक्योरिटी क्राइसिस नहीं होगा? या फिर हर जगह पे इन्फ्लेशन क्यों बढ़ गई है अचानक से? क्योंकि सप्लाई चेन बॉटलनेक्स है, ठीक है, ब्लैक सी से वहां पे होने नहीं दे रहे, आप ब्लॉकेट कर देते हो एंड ऑल ऑफ दैट। तो इन्होंने बोला है प्लीज अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट रिटर्न टू टेबल बिकॉज वी आर फीलिंग एक्यूट पेन, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। और इन्होंने बोला है कि हम स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से बेसिकली पीस एस्टैब्लिश किया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए इंटरनेशनल लॉ को, सपोर्ट किया जाए यूनाइटेड नेशंस चार्टर को। देखिए ये इनका बिल्कुल आप यू शुड एक्चुअली रेक्टिफाई दिस बिकॉज एस जयशंकर ने ये भी चीज पहले ही बोली थी जब उनसे पूछा गया कि अच्छा आप किसकी साइड हैं सर, ऑन विच साइड आर यू इन केस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो एस जयशंकर ने ये कहा था हम तो वी आर एट द साइड्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर, वी आर एट द साइड्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो ये कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको लिखनी चाहिए, ठीक है। ही इवन ऑफर्ड हेल्प। अब देखिए उन्होंने साथ में ये कहा है कि अगर किसी भी तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं फूड ग्रेन्स की सप्लाई एस्टैब्लिश करने में, मेंटेन करने में, फर्टिलाइजर शिपमेंट्स में, या फिर किसी भी तरह का इनिशिएटिव आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी को डी रिस्क कर सकता है, तो प्लीज लेट अस नो, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। और राइट, अब देखिए एक सवाल ये था या फिर कि आपने बेसिकली जब एस जयशंकर से पूछा गया कि आप अब रशिया का तेल खरीदोगे या मतलब क्या आप वेस्टर्न पावर्स तो आपको गलत कहती हैं इस चीज के लिए, तो इन्होंने बोला देखिए हम तो कंटिन्यू करेंगे परचेज करना क्योंकि हमारे कंज्यूमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे, कुछ उन्होंने रीजन भी दिया इसका। ओके अब देखिए एस जयशंकर ने बोला है कि हमारा जो डिफेंस रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज का वो टाइम टेस्टेड है, किसी भी तरह का टाइम आ जाए लेकिन हमारा डिफेंस रिलेशनशिप कभी इंपैक्ट नहीं हुआ है, इट हैज ऑलवेज रन स्मूथली, ठीक है। तो अब लेवरोव ने यानी कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने इस पे कुछ कहा है, आई वुड लेट यू नो दैट। ओके इन्होंने बोला है कि देखिए हमने डिटेल डिस्कशन की है कि कैसे हम मिलिट्री और टेक्निकल कोऑपरेशन कर सकते हैं ताकि हम जॉइंट प्रोडक्शन कर सके वेपनरी की इंडिया में। तो उनका बेसिकली ये दिखाना है कि देखिए कोई नेशन ऐसा नहीं है, सो कॉल्ड जो वेस्टर्न नेशंस हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी तक ट्रांसफर कभी नहीं करते, उनको लगता है दे शुड एक्चुअली रिटेन द मोनोपोली ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट। बट लुक एट रशिया, हाउ गुड इज इट टू इंडिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया में हम इंडिया में जाएं, उधर उनके साथ प्रोड्यूस करें जॉइंट मैनर में एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो साथ ही में लेवरोव ने एक्सप्रेस किया है अपनी एप्रिसिएशन को कि इंडिया की पोजीशन एकदम न्यूट्रल रही है यूक्रेनियन सिचुएशन पे। अब देखिए ये तो बिल्कुल फॉलो अप है जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते कहा है, आई थिंक नॉट इवन पिछला हफ्ता, इट इज जस्ट 3-4 डेज अगो, जो उन्होंने रशियन हिस्टोरिकल सोसाइटी की एक इवेंट पे कहा कि हम वी एक्चुअली वेरी अप्रिशिएट मिस्टर मोदी एंड हिज कंट्री, कि उन्होंने हमेशा उन्होंने स्पेसिफिकली रशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि हमें आज तक याद नहीं है कि हमें कोई भी गिला शिकवा हो अगेंस्ट इंडिया, हमारे कोई आउटस्टैंडिंग इश्यूज है ही नहीं हमारे बीच में, और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि हमारा फ्यूचर भी ऐसा ही रहे। तो यही रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि हम काफी रिस्पेक्ट करते हैं आपकी न्यूट्रल पोजीशन की, आपने बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच दिखाई है हमेशा एब्सटेन कर करके वोट करने से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है, और साथ ही में इन्होंने रशिया ने एक्सप्लेन किया है कि हमारे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब क्या है, हम वो गोल्स को अचीव करना चाहते हैं जो व्लादिमीर पुतिन ने सेट किए हैं। ऑलराइट, अब साथ ही में इन्होंने ये भी बताया है, लेवरोव ने मतलब मिस्टर जयशंकर को ये बोला है कि वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रही हैं, यूक्रेन तो बस एक आप कह सकते हैं कि उनका एक पॉन है ताकि वो अपना डोमिनेट कर सके पूरे ग्लोबल ऑर्डर को, वो दिखा रहे हैं ओके वेस्ट इज वेस्ट एंड इट विल रिमेन व्हाट इट इज। ऑलराइट, आस्क्ड अबाउट, अब देखिए यहाँ पे ऑयल इंपोर्ट्स के बारे में डिटेल में लिखा है, तो साथ ही में देखिए इन्होंने बोला है कि स्ट्रेस ऑलरेडी है मार्केट्स पे, अब साथ ही में कोविड पैंडेमिक आया है और हम एक ऐसा देश है हमारे यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो ये बात समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ की सरकार का फंडामेंटल ऑब्लिगेशन ये है कि हर एक कंज्यूमर को बेस्ट पॉसिबल एक्सेस दिलाया जा सके इस तरह के ऑयल से, ठीक है। एंड इन दैट रिस्पेक्ट क्वाइट ऑनेस्टली इन्होंने बोला है कि मिस्टर जयशंकर ने बोला है आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, इंडिया रशिया की रिलेशनशिप है हमारे एडवांटेज में आई है, फेवर में दिखी है, अगर हम तेल खरीद सकते हैं वी विल एक्चुअली कीप ऑन डूइंग दैट। ऑलराइट, साथ ही में अगर हम देखें लेवरोव ने बार बार हिंट किया है क्लोज हिस्टोरिकल लिंक्स, जो देखिए जब आपको क्वेश्चन आएगा ना इंडिया और रशिया के बारे में लिखने के लिए, कुछ कुछ लिखिए, इंडिया और रशिया के बीच में कुछ तो कॉमन है, वो हर देश में इंडिया जिसके साथ भी डील करती है, यूएस की अगर मैं बात करूं, इंडिया और यूएस में क्या कॉमन है, हम दोनों डेमोक्रेसीज हैं, वो अगर सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है तो हम सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ये हमारे बीच में कॉमन है। वैसे ही अगर आप रशिया के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज राइट अबाउट पीपल टू पीपल टाइज या
वी क्लोज हिस्टोरिकल लिंक्स, इस तरह की बातें जरूर लिखें। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमारा जो रिश्ता है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूचुअल रिस्पेक्ट, विच इज राइटली सो। सेल्फ सफिशिएंसी, सस्टेन, अब देखिए सेल्फ सफिशिएंसी तो आप समझते हैं भारत इससे पहले भी क्लोज इकोनॉमी हुआ करता था आजाद होने से पहले, आज भी हम आत्मनिर्भरता की तरफ, हम देखिए आत्मनिर्भरता का मतलब क्लोज इकोनॉमी डेफिनेटली नहीं है, पर हम बहुत हद तक सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हैं इन द सेंस के हम, आप देख सकते हैं डिफेंस में ही देख लीजिए, डिफेंस में वी आर लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, बट ऑफ कोर्स वी आर टर्निंग टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज बिकमिंग एन एक्सपोर्ट हब, है ना। तो ये आप देख रहे हैं हम हर एक पर्टिकुलर सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से रशिया, अगर रशिया देखिए इसी वेस्टर्न नेशंस की तरह इतना ज्यादा इंटरलिंक्ड होता ना हर देश की तरह, तो रशिया आज तक बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता जिस तरह की सैंक्शंस उन पे लगी हुई हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीजों में सेल्फ सफिशिएंट है, इसीलिए इट इज सर्वाइविंग इवन येट। ओके, तो ये चीज इन्होंने बोली है, ये कुछ 3-4 टर्म्स भी आप नोट कर सकते हैं। इन्होंने बोला है साथ ही में सस्टेनेबिलिटी टू एनी जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी, यही रशियन प्रेसिडेंट ने भी बोला था कि किसी भी तरह का टर्फ चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अटैक हो रहा है, पैंडेमिक आ रहा है, कोई भी जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है, लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो सस्टेनेबल है, इट डजंट गेट अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स। ओके, तो ये कुछ 2-3 टर्म्स आप नोट कर सकते हैं। साथ में बायलैटरल ट्रेड की बात की गई है कि वो बढ़ गया है एंड ऑल ऑफ दैट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब देखिए कुछ आपके लिए बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आई वुड रेकमेंड। देखिए जब आप एथिक्स में क्वेश्चंस देखते हैं तो एथिक्स में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर आप उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स नहीं लिख सकते, अदरवाइज इट वुड बिकम अ जीएस टाइप आंसर। इफ द क्वेश्चन इज, जैसे आपने क्वेश्चन पेपर्स में देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन लिखिए, तो आप उसमें वो फैक्ट्स तो लिखेंगे ही, 2-4 जो लिखेंगे कि मदर टंग के बारे में प्रमोट किया गया है, और साथ ही में जो बर्डनसम या साइलोज में एडुकेशन है उसको हटाया गया है, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब 2-4 चीजें तो लिखेंगे, पर आप सिर्फ वही नहीं लिख सकते। एडुकेशन पे थोड़ा कुछ ड्रामेटिक लिखिए, एडुकेशन पे एसडीजीज लिखिए, उसके अंदर एडुकेशन पे एथिकल कॉनोटेशंस लिखिए, दैट इज हाउ इट बिकम्स एन एथिक्स का आंसर। साथ ही में अगर आप, क्योंकि आपको पता है G20 की प्रेसिडेंटशिप हम दिसंबर 1 से लेने वाले हैं, तो अगर ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है कि G20 का जो हमने लोगो लॉन्च किया है अब वो कैसे दिखाता है, अगर क्वेश्चन एथिक्स में आता है, हाउ डज द लोगो ऑफ G20 Indian presidency depict ethics of India, philosophy of India, it is rooted in the Indian philosophy, rooted in the Indian ethical connotations, तो आप क्या लिखेंगे? Of course you should have something, you should have heard Mr. Modi saying about it, all that he explained in very detail कि क्या इसका मतलब है, although इसको आप politically भी देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने लोटस का साइन यहाँ पे दिखाया है जो उनकी पार्टी का सिंबल भी है, बट ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स असाइड वी हैव टू लुक एट इट ऑलमोस्ट फ्रॉम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बेसिकली ट्यूसडे को अनवील किया है इस लोगो को। अब ये लोगो क्या है? अर्थ जक्स्टापोज्ड विद द लोटस थीम। अब आप देख सकते हैं ये लोटस है, इसके ऊपर बेसिकली हमने अर्थ को बिठाया है, ठीक है। तो आप ये सब कुछ देख रहे हैं, तो ये है हमारा, ये क्या दिखा रहा है? वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है कि होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, यही है वासुदेव कुटुंबकम। तो हमारा सबसे बड़ा एथिकल कॉनोटेशन है। तो बेसिकली अगर हम थीम की बात करें, हमारी थीम क्या होगी हमारी प्रेसिडेंसी की? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ओके, अर्थ एक है, हम पूरी फैमिली एक है, और हम सबका एक ही फ्यूचर है, ठीक है। तो ये बेसिकली, और साथ ही में हमने वेबसाइट भी लॉन्च की है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की। अगर हम लोगों के एक्सप्लेनेशन की बात करें, मिस्टर मोदी ने ये कहा है कि इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है ये एक बहुत ही क्रूशल टाइम पे आ रही है। ये एक ऐसा समय है जो क्राइसिस का समय है, पूरे संसार में क्योस है हर जगह, और जो वर्ल्ड है इट इज गोइंग थ्रू द आफ्टर इफेक्ट ऑफ अ डिसरप्टिव वंस इन अ सेंचुरी पैंडेमिक। कॉन्फ्लिक्ट है, पैंडेमिक से हम जूझ रहे हैं, बस इमर्ज ही कर रहे हैं उससे। बहुत तरह के इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन है, ग्लोबल रिसेशन की बहुत सारी आशंकाएं हैं। तो बेसिकली सिंबल जो हमने लोटस यूज किया है, ठीक है, G20 के लोगों में, वो दिखाता है होप, है ना। होप कैसे? क्योंकि कोई भी सर्कमस्टेंस हो, कितना भी कुछ भी हो जाए, लोटस विल स्टिल ब्लूम। लोटस हमेशा वैसे ही खड़े रहेगा, कितना भी कीचड़ हो, कितनी भी दिक्कत हो, लोटस विल कीप ऑन फ्लरिशिंग। तो उसी तरह से द प्लैनेट
in spite of these difficulties, in spite of all this chaos in the world, should bloom. Okay, even if the world is in deep crisis, we can still progress and make the world a better place. अब इंडियन कल्चर की बात कर लेते हैं. अब देखिए, यही आपको बेसिकली कुछ कुछ चीजें लिखनी है. इन्होंने एक्सप्लेन किया है इंडियन कल्चर में क्या होता है. माता सरस्वती आपको पता है, तो जो गॉडेसेस ऑफ नॉलेज हैं और प्रॉस्पेरिटी हैं, दे आर ऑल सीटेड ऑन लोटस, है ना. इसीलिए हमने बेसिकली पूरे वर्ल्ड को ये समझने की ज़रूरत है. अब जैसे कि मैंने नॉलेज की गॉडेस की बात की, तो इन्होंने बोला है कि वर्ल्ड को ये समझने की ज़रूरत है कि शेयर्ड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि शेयर्ड नॉलेज, अगर देखिए आप ये मोनोपोली में रहेंगे ना कि ये नॉलेज हमारे पास है, या फिर ये हम किसी को वैक्सीन नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, तो यू विल पेरिश. अल्टीमेटली योर कंट्री वुड पेरिश, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. शेयर्ड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दीज काइंड ऑफ circumstances. अब साथ ही में इन्होंने बोला है शेयर्ड प्रोस्पेरिटी के बारे में, दैट रीचेस द. अब शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इन द सेंस, अगर सब डेवलप हो रहे हैं ना, तो सब डेवलप होने चाहिए. डेवलपमेंट आखिरी उस इंसान तक भी पहुंचनी चाहिए जो एकदम डिस्टेंट लेवल पे पोजिशन है. ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है. इन्होंने साथ ही में इसीलिए बोला है, हमने अर्थ को इसीलिए लोटस पे बिठाया है, ताकि ये शेयर्ड प्रोस्पेरिटी और शेयर्ड जो बेसिकली शेयर्ड नॉलेज का कॉन्सेप्ट है वो भी हम डिपिक्ट कर पाए. अब एक और पॉइंट यहाँ पे आता है, 7 पेटल्स जो होते हैं लोटस के, जो हमने लोगो में दिखाए, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट. इन्होंने बोला है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, और साथ ही में 7 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि जो म्यूजिक जो है, जो यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक है, म्यूजिक की खुद की एक लैंग्वेज है, उसमें 7 नोट्स हैं. ठीक है, और ये जब 7 नोट्स दे कम टुगेदर, दे क्रिएट अ परफेक्ट हार्मनी, एंड हेंस ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट शुड कम टुगेदर टू मेक this earth, to make our world a better place, to be in a perfect harmony, not in conflict and all of that. ठीक है, और साथ ही में देखिए नोट साथ में आते हैं तो हार्मनी तो क्रिएट करते हैं, लेकिन अपनी यूनिकनेस भी बरकरार रखते हैं. यही इन्होंने बोला है. सिमिलरली द G20 aims to bring the world together in harmony while respecting diversity. Okay, तो ये चीज ही said it will be India's endeavor that there should not be any first world or third world. This is very important. I think there should be only one world. First world क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड खुद को क्या कहते हैं? वेस्टर्न नेशंस, यूएस वगैरह आप देख सकते हैं. सेकंड वर्ल्ड रशिया को कह देते हैं ये लोग. थर्ड वर्ल्ड क्या कहते हैं? हमारे जैसे देशों को कह देते हैं. दिस इज एब्सोल्युटली डिस्क्रिमिनेटरी एंड एब्सोल्युटली डेरोगेटरी, एंड हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली वन वर्ल्ड. ओके, today the world is looking towards collective leadership with a great hope, whether it is G7, G77 or United Nations General Assembly. तो इस सिचुएशन में बेसिकली जो G20 की प्रेसिडेंटशिप है उसमें अच्छी लीडरशिप की जरूरत है, और भारत वो बिल्कुल प्रोवाइड करेगी. इंडिया मेंटेन्स क्लोज. अब देखिए वही, इंडिया एक बहुत यूनिक देश है. क्यों? क्योंकि हमारे रिश्ते डेवलप्ड नेशन के साथ भी अच्छे हैं, और हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि हम खुद हैं और हम खुद कॉलोनाइज रह चुके हैं. हमें खुद को पता है कि what does it feel to be on this side of the table. Okay, it is on this basis that we will build the blueprint of our G20 presidency together with all the friends. ठीक है, सारे ग्लोबल साउथ के लोग भी, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ग्लोबल साउथ. क्यों बार बार हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड. वी शुड एटलीस्ट हैव समथिंग प्रोडक्टिव टू सर्व ड्यूरिंग आवर प्रेसिडेंसी. ये कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, कॉन्फ्लिक्ट में सब लगे हुए, हमें कुछ तो करना है. ठीक है, सो दिस नैरेटिव, ओके, हु हैव बीन इंडियाज को ट्रेवलर्स, वो भी डेवलप कर रहे हैं, हम भी डेवलप कर रहे हैं. हम सालों साल से एक दूसरे के साथ, हमें पता है कि हाउ इट फील्स टू बी अ डेवलपिंग नेशन. ओके, अब देखिए ये कुछ चीजें आपको जरूर मेंशन करनी है कि इंडिया का मंत्र हमेशा 1-1-1 क्यों है. ठीक है, हमने, आपको याद होगा ग्लासगो पे क्या मिस्टर मोदी ने कॉल दी, क्लैरियन कॉल ऑफ 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड. ठीक है, ठीक है, एक ही सबके पास सूर्य है, एक ही संसार है. तो अगर कहीं पे रिन्यूएबल एनर्जी कहीं पे इस तरह का सोलर पावर ज्यादा डेवलप हो जाता है, तो एक वर्ल्ड का एक ही ग्रिड बनाइए, वो दूसरे पार्ट को दीजिएगा, संसार के दूसरे पार्ट में भेज देगा. तो इस तरह से हर जगह इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, हर जगह रिन्यूएबल एनर्जी पहुंच पाएगी. ओके, तो ये चीज. और साथ ही में एक और कैंपेन जो हमने इंडिया ने लिया है, 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ, ताकि हम ग्लोबल हेल्थ को स्ट्रेंथन कर सके. साथ ही में G20 के लिए भी हमारा, इसीलिए ये जो बेसिकली आप कह सकते हैं हमारा जो गोल है, मोटो है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर. ओके, दीज थॉट्स एंड वैल्यूज ऑफ इंडिया शो द वे फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड. I hope now you at least have something very concrete in your hands to put down on the paper.
and ethically of course and dramatic and beautiful as well. अब देखिए यहाँ पे कुछ हम इस ग्लोबल लोगो को हमने देख लिया, तो कुछ कुछ चीज़ें G20 प्रेसिडेंटशिप के बारे में बोला है। वैसे तो देखिए unless and until we do not get into it, चीज़ें इमर्ज नहीं होती, कुछ कुछ इनिशिएटिव्स नहीं लिए जाते, हम कुछ कॉन्क्रीट कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो हमारे लिए इस एडिटोरियल में से इंपॉर्टेंट थी, आई हैव मार्क्ड देम अप। अब देखिए भारत की जो प्रेसिडेंसी आ रही है ये कोइंसाइड कर रही है, देखिए हम जब प्रेसिडेंटशिप अटेन कर रहे हैं ना, तो हम ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वी आर एब्सोल्युटली ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमारा जो स्टैचर है, ग्लोबल कम्युनिटी अब हमारी ओपिनियन को तवज्जो देती है, वी हैव एन ओपिनियन, इट इज़ बीइंग रिस्पेक्टेड, एंड साथ ही साथ में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखिए। नाउ एवरी कंट्री वांट्स टू मिमिक इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। अब अगर आप देखेंगे हर कोई अब स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लेके आ जाता है, तो है ही इंडिया का कंप्लीटली, ठीक है। यूएई को देखिए, यूएई स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात कर रहा है, हर देश कहता है। इमरान खान को देखिए, पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हर जगह जा जाके कि हमें भारत से सीखना चाहिए किस तरह से ऑटोनॉमी मेंटेन करना, अपने नेशनल इंटरेस्ट को हर जगह से निकालना, किसी से दुश्मनी ना रखना, ब्लॉक मेंटालिटी को ना रखना। आप टर्की को देखिए, टर्की नेटो का मेंबर होने के बाद भी हम ये चीज पहले भी देख चुके हैं कि नेटो का मेंबर होने के बाद भी व्हाट टर्की इज ट्राइंग टू डू, इट आल्सो वांट्स टू हैव अ फुल फ्लेज्ड मेंबरशिप ऑफ एससीओ, व्हिच इज एक्चुअली एन एंटायर वेस्ट ग्रुप, जिसमें चाइना है, रशिया है, ठीक है। सो एवरीबडी वांट्स टू बी लाइक इंडिया सम वे और द अदर, यू माइट एक्सेप्ट इट और नॉट, बट दैट इज ऑफ कोर्स इट वाज सेट अप और एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिया, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस बेसिकली आज हमारे पास है। इट मस्ट nonetheless countenance a complex geopolitical moment with tensions between G7 nations and Russia over the war in Ukraine and growing friction, of course थोड़ा सा टेंशन भी है क्योंकि यूएस चाइना का ट्रेड वॉर है, या फिर साथ ही में यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है। इंडिया की कमिटमेंट जो है साउथ साउथ कॉपरेशन को बेसिकली एडवांस करने की, ये सब जानते हैं, इट इज एन ओपन सीक्रेट, ठीक है। और साथ ही में पैंडेमिक है, पैंडेमिक में भी देखिए साउथ सॉलिडारिटी हमने कैसे दिखाई है। हमने प्रोवाइड किया था 250 मिलियन वैक्सीन डोजेस टू 101 कंट्रीज। भूटान देखिए ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हम पे निर्भर था, और श्रीलंका हमने, ब्राजील को हमने दिया। ब्राजील को जब हमने वैक्सीन दी थी मैत्री इनिशिएटिव के तहत, तो ब्राजील ने हमें थैंक यू, अगर आपको याद होगा, किस तरह से बोला था उस टाइम पे। उन्होंने लॉर्ड हनुमान की फोटो अपने एम्बेसी के थ्रू जारी करवाई थी और बोला था जैसे संजीवनी बूटी लॉर्ड हनुमान लेके आए थे लोगों के लिए, लॉर्ड लक्ष्मण के लिए, वैसे ही आप हमारे लिए संजीवनी बोटी की तरह इस जगह साबित हुए हैं हमारे को वैक्सीन देके। तो ऑल ऑफ दैट ऑफ कोर्स स्पीक्स हाईली ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और साथ ही में पीएम मोदी की जो रीसेंट एडवाइस थी पुतिन को, दैट दिस एरा इज डेफिनेटली नॉट द टाइम ऑफ वॉर, इट इज, देखिए ये जो है ना बेसिकली क्या दिखाता है कि हमारा जो नॉन वायलेंस और पीस है वो बुद्ध और गांधी दोनों की हमारी जो एथिकल कॉनोटेशन है उस पर एस्टैब्लिश्ड है। Okay, with the global population expected to cross 8 billion this year, one is reminded of Gandhi's caution. Of course, see, आपको ये बात पता होनी चाहिए, घुमा फिरा के कुछ कुछ चीज़ें जो गांधी जी ने बोली हैं, लॉर्ड बुद्ध ने बोली हैं, या फिर जैनिज्म का जो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट है, कुछ लिखते रहिए करिए, ठीक है। कि इसमें जैसे अगर ग्लोबल पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो हमें गांधी की जो कॉशन था, जो उन्होंने बोला था कि अगर इसी तरह से हम बढ़ते रहेंगे तो हमें पता नहीं कितनी और अर्थ चाहिए होंगी अगर हम हर किसी ग्रीड को फुलफिल करने लगे। तो वही देखिए, साथ ही में COP27 पे भी हम बातचीत कर रहे हैं, अगले 2 हफ्ते तक वहाँ पे नेगोशिएशंस चलेंगी। वी डू नॉट एज ऑफ येट नो कि मिस्टर मोदी क्या बोलेंगे, या जाएंगे भी नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि जाएंगे ही। इंडिया विल हैव टू फोकस अटेंशन ऑन क्लाइमेट फिनेंस। अब देखिए बात क्या है, जब हमने टेररिज्म के बारे में देखा था, टेररिज्म के बारे में जब हमने एक एडिटोरियल देखा था, तो तब मैंने आपको बताया था कि ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वो ब्लॉक हो रहा है बार बार चाइना द्वारा, लेकिन बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, हम हर जगह परसुएड कर सकते हैं लोगों को कि टेररिज्म एक इंपॉर्टेंट इशू है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्पॉन्सर करता है, वैसा स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म वो फॉलो कर रहा है। तो हम बहुत सारी जगहों पे बोल सकते हैं, इतनी सारी टेररिज्म पे कॉन्फ्रेंसेस हैं, उन पे बोलिए, FATF पे अपना पॉइंट रखिए आप, हर जगह यू कैन ऑफ कोर्स प्रेशराइज इंटरनेशनल कम्युनिटी कि ये जो चाइना कर रहा है वो गलत है। चाइना वुड हैव टू कम टू इट्स नीज एंड उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमारे पोजिशन को।
तो वैसे ही COP27 पे जो हो रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हो रहा है, हमारे जो 111 मिशन हैं वो हम साथ में वहां तो बोलेंगे ही, ठीक है। हमने जो पंचामृत जो हमने बेसिकली कॉल दी थी वहां पे लास्ट ग्लासगो समिट पे, तो जरूरी नहीं है कि वो हम सिर्फ कॉप्स पे ही करेंगे। UNFCCC के हम G20 के प्रेसिडेंटशिप ले रहे हैं, हम यहाँ पे इन्वायरमेंट का इनिशिएटिव परसुएट करें, क्योंकि बात ये है कि इन्वायरमेंट तो आने वाले अब पता नहीं कितने सालों तक क्लाइमेट चेंज का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ऑफ कोर्स क्लाइमेट फाइनेंस इंडिया चाहता है कि डेवलप आप हुए, बर्बाद हम हो रहे हैं क्लाइमेट की वजह से। दैट्स नॉट हाउ द बिजनेस गोज। और आपको ऑफ कोर्स हमें पे करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि हम डेवलप भी करें, क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, आप हमसे डेवलप करने का खुद को वो तो हक तो छीन नहीं सकते। तो हम खुद के लोगों को पैसे लगाएं, खुद पे एक्सपेंडिचर करें, या इन्वायरमेंट को बचाने में भी एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दें। इफ यू वांट अस टू अडैप्ट, मिटिगेट एंड ऑल ऑफ दैट, प्लीज प्रोवाइड अस विद मनी, प्लीज गिव अस $100 बिलियन पर ईयर। ऑफ कोर्स इस चीज को आप सिर्फ कॉप पे ही ना परसुएड करें, G20 के प्रेसिडेंटशिप आप ले रहे हैं, टाइम टू टाइम आप इसको भी, इस इशू को भी, क्लाइमेट फाइनेंस की भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेवलप्ड देश भी हैं, डेवलपिंग नेशंस भी हैं। ओके, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोगों का भरोसा उठ चुका है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस से। आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को देखिए किस तरह से उसको पॉलिटिसाइज किया गया है। कोई एक रेजोल्यूशन आता है, या रशिया वीटो कर देती है, या US वीटो कर देता है, या फिर हम कुछ भी बोलते हैं, कोई टेररिस्ट को वहां पे वो कर दीजिए, डेजिग्नेट कर दीजिए 1267 सैंक्शंस कमेटी में, चाइना उसको होल्ड पे रख देता है। सो दिस इज ऑल नॉनसेंस। मल्टीलैटरलिज्म तो सिर्फ पेपर पे रह गया है। तो अब देखिए, इट इज ट्रूली इंडियाज मोमेंट। हम दिखा सकते हैं कि G20 एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, और भारत एक ऐसा देश है जो मल्टीलैटरलिज्म की स्पिरिट में बिलीव करता है, ट्रूली एंड वेरी सिंसियरली। तो हम जब हर किसी देश का, हर किसी अपने पार्टनर का, पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट में हम बिलीव करते हैं ना। हमारा आप देख लीजिए, थीम ही ये है, वन अर्थ वन फैमिली, एवरी वन इज अ फैमिली, वन वर्ल्ड। ये थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट या सेकंड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वे तो कॉन्सेप्ट में हम बिलीव ही नहीं करते। तो लेट द पीपल नो दैट इंडिया ट्रूली बिलीव्स इन मल्टीलैटरलिज्म, एंड शो देम व्हाट रियल मल्टीलैटरलिज्म इज। इट इज नॉट अबाउट द पॉलिटिक्स you guys pursue. Okay, and of course agar if I read this last ending paragraph, it is truly India's moment to infuse new hope and point the world towards a values based future beyond mercantilism, the blight of the pandemic, war and ideological chafing. इन सारी चीजों से परे हमें ये दिखाना है कि क्या बेसिकली इंडिया में आपको दिखेगी एक नई होप। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द हिंदू। फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस चीफ स्लैम्स कंपनीज एंगेजिंग इन टॉक्सिक कवर अप। ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ है एंटोनियो गटर्स, उन्होंने ये चीज बोली है कि जो कंपनीज क्या करती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं पढ़ूँ, एक रिपोर्ट है जिसमें ये बोला गया है कि अगर हम डीकार्बनाइजेशन की प्लेजेस की बात करें, जो कहते हैं हम कार्बन न्यूट्रल बना देंगे अपनी कंपनी को, या ये सब वगैरह, पिछले अगर हम कुछ महीनों में देखें तो 90% जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो किसी ना किसी प्रॉमिस को कर चुकी है कार्बन न्यूट्रलिटी की। कोई कहता है 2050 तक, कोई कहते हैं 2060, कोई कहता है 2070। ठीक है, ये बेसिकली नेट जीरो ट्रैकर एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिपोर्ट ये कहती है। तो ये तो दिस इज ऑल शैम। ये यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने कहा है कि कहने से क्या हो जाता है, प्लीज वॉक द टॉक, एक्शन भी तो लो। कहने को क्या, बस आपको खुद की गुडविल दिखानी है, हमारी कंपनी अच्छी है तो आप ये कर देते हो, और फिर उसके बाद आप क्या करते हो। देखिए, आई वुड एक्सप्लेन टू यू सर्टेन थिंग्स, यहाँ पे आप पढ़ेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, and hence I think you would not need me to explain to you what it is written. Okay, by companies as a sweeping report that they cannot claim to be net zero if they invest in, आप देखो, आप कह रहे हैं कि हम net zero बन जाएंगे, आप ठीक है डिफॉरेस्टेशन करते हैं, कोई कंपनी कहीं पे एस्टैब्लिश करनी है तो उसके लिए पेड़ काटे जाते हैं वहां पे कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, आप क्या करते हैं, और साथ में आप एमिशंस को रिड्यूस नहीं कर रहे, क्योंकि आप तो फॉसिल फ्यूल्स को एक्वायर करते रहते हो, इन्वेस्ट करते रहते हो, आप रिड्यूस नहीं कर रहे, आप ऑफसेट करते हो। क्या करते हो आप कहते हो ठीक है हमें मतलब कार्बन न्यूट्रल बनना है ना, तो हम क्या करेंगे, खुद तो हम एमिशन करते रहेंगे, पर हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट में एस्टैब्लिश कर दे, पैसा लगा देंगे, जो कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है किसी छोटे देश में, जहाँ पे बेसिकली कोई एक देश है जो सोलर पावर प्लांट खोल रहा है, तो हम उनके पास पैसे नहीं है, वो खोलना चाहते हैं सोलर पावर प्लांट, तो हम उनको पैसे दे देंगे। दिस इज हाउ यू ऑफसेट योर एमिशंस। This should not be done. Of course you have to understand, क्या ऐसा नहीं चल सकता। this business as usual approach cannot go on indefinitely। तो यही कहा है
ओके साथ में अगर हम देखें द रिपोर्ट लिस्ट अ स्ल्यू ऑफ recommendations, रिपोर्ट की recommendations ये कहती है कि गवर्नमेंट्स को भी बेसिकली कुछ रेगुलेशंस, बाइंडिंग रेगुलेशंस, मैंडेटरी रेगुलेशंस लगानी चाहिए इन तरह की कंपनीज पे। साथ ही में अगर हम देखें ये जो चल रहा है बेसिकली इजिप्ट में, तो COP27 उसके साइडलाइंस पे समिट की UAE और इजिप्ट ने अग्री किया है कि हम क्या करेंगे, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड फार्म्स खोलेंगे। ये डील उन्होंने साइन की है। 10 गीगावाट ऑनशोर विंड प्रोजेक्ट होगा जो इजिप्ट में होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एंड ऑल ऑफ दैट, क्लीन एनर्जी। तो ये कुछ कॉन्क्रीट चीज थी, आउटकम था जो हमने देखा। अब साथ ही में एक और चीज, अगर हम COP27 की बात कर रहे हैं, तो रनिल प्रपोजेस क्लाइमेट चेंज यूनिवर्सिटी इन श्रीलंका। तो फाइनली अब क्या है, रनिल विक्रम सिंह जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, नाउ इट वाज हिज टर्न टू एड्रेस COP27 एंड व्हेन ही वाज डूइंग इट, ऑफ कोर्स इन्होंने ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी देख सकते हैं। इन्होंने बोला कि उन्होंने ब्लेम किया कि जिस तरह का अनब्रिटल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी डेवलप्ड कंट्रीज ने किया, इट इज एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये ग्लोबल वार्मिंग हमारी की हुई नहीं है, लेकिन सफर कौन करेगा, हम, क्योंकि हम एक आइलैंड देश है श्रीलंका, ठीक है। सो यू शुड अंडरस्टैंड इट। इन्होंने बोला हम तो एक जो ग्लोबल साउथ है, जो पुअर कंट्रीज हैं, वो तो एक डबल जेपडी को झेल रही हैं। दो तरह की दिक्कतें आई हुई हैं, हमें खुद को भी डेवलप करना है, साथ ही में हमें क्या करना है कि आप हमें कह रहे हैं कि हम अडेप्ट भी करें क्लाइमेट चेंज से। व्हाट शुड वी डू, है ना। साथ में इन्होंने बोला है, देखिए अब श्रीलंका और मालदीव्स बेसिकली एक प्रपोजल आया है कि साथ में मिलके क्या करेंगे, सेटअप करेंगे एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आप लिख सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज यूनिवर्सिटी जो श्रीलंका में होगी, उसकी एक एंसिलरी इंस्टीट्यूशन होगा मालदीव्स में। दोनों आइलैंड नेशंस हैं, आपको पता है, और बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट से, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या होगा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर ये सच में किसी तरह से तदबील होता है, देन ऑफ कोर्स यू कैन थिंक अबाउट इट कि जो बहुत संसार के जितने साइंटिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, ये जितने भी इस तरह के प्रैक्टिशनर्स हैं या स्टूडेंट्स पूरे संसार से, वर्ल्ड ओवर, इस तरह से वो यहाँ पे पढ़ने जा सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज यूनिवर्सिटी में, एंड दे वुड इमर्ज एज स्कॉलर्स ऑन द मैटर। दे वुड of course by after studying there, go on and spread to their respective countries, spread awareness, lead activism, and do something on on ground. So it is definitely a very good initiative if of course it can bring something out of it. All right, अब हम देखते हैं जेलेंस्की ने क्या बोला है। अब जेलेंस्की की आपको स्टेटमेंट हमने कुछ समय पहले देखी थी, जिसमें जेलेंस्की ने कहा था कि देखिए मैं मॉस्को से बात करने के लिए तैयार हूँ, रशिया से बात करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं पुतिन से बात नहीं करूंगा। जब तक पुतिन पावर में है, जब तक कोई और प्रेसिडेंट नहीं आ जाता, तब तक हम तो वी आर नॉट रेडी टू हैव अ डायलॉग विद रशिया। पर अब फाइनली हमने थोड़ा सा टर्न देखा इनमें। इन्होंने बोला है कि ठीक है, इन्होंने अपील की है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि आप फोर्स करिए रशिया को कि वो रियल पीस टॉक्स के लिए माने। तो दिस इज ऑफ कोर्स अ चेंज इन रिटोरिक। अब देखिए बात क्या है, लेकिन इट विल रिमेन अ नॉन स्टार्टर, क्योंकि इन्होंने जो कंडीशंस रखी हैं कि डायलॉग तब होगा जब आप यूक्रेन की सारी ऑक्यूपाइड लैंड्स को, इंक्लूडिंग क्राइमिया ऑफ कोर्स जो 2014 में लिया हुआ है, आप उसको रिटर्न नहीं कर देते, साथ में आप कॉम्पनसेट नहीं कर देते जो इतना सारा वॉर डैमेज किया है, आप मिसाइल अटैक्स करे जा रहे हैं रोज के रोज, कीव की सिटीज में सिविलियन डेथ्स हुई, आप इसके लिए हॉस्पिटल, स्कूल्स आपने सब बर्बाद करी है, सबकी भरपाई करें, साथ ही में वॉर क्राइम्स का प्रोसिक्यूशन हो। तो ये तो जरूर मान गया मॉस्को। खैर, अगर आप इतनी कंडीशंस रखेंगे तो डायलॉग कभी पीस हो ही नहीं सकता। Of course, I'm not saying it is justified that way, but all I'm saying is कि ये हो नहीं सकता if you do not a little bit compromise, अगर आप नहीं करने की सोचते तो। US Belgium to question India on CAA, minority rights, hate speech at HRC। देखिए हमने पहले भी देखा था कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल का एक यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है, हर देश का होता है, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है ना, हर देश का यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का क्या स्थिति है। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो उस पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशंस के मेंबर के जो ह्यूमन राइट्स है उसको सर्वे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कंसर्न्ड देश से, जो इस केस में इंडिया है ना। तो ये सारी चीजें, तो फाइनली क्या है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो हमसे सवाल पूछेंगे। कुछ उनको लग रहा है कि यहाँ पे जो जर्नलिस्ट को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, इससे पहले सिडिशन चार्जेस, अभी तो खैर सस्पेंड कर दी हैं सिडिशन के चार्जेस को, इन द सेंस अब नहीं और नए सिडिशन चार्जेस लगा सकते। तो जर्नलिस्ट को हरास करना और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं, ये वुड ऑफ कोर्स इमर्ज एट जिनीवा, दैट विल टेक प्लेस ऑन थर्सडे, क्योंकि थर्सडे दिन रखा गया है इंडिया के लिए स्पेसिफिकली। तो ये जो एडवांस क्वेश्चन सबमिट की गए हैं
काउंसिल को, इसमें बेल्जियम ने बोला है कि CAA जो है वो एंटी माइनॉरिटी है, और उन्होंने इंडिया को बोला कि क्या आप रिपील करने के, इसको विड्रॉ करने के कोई इरादे हैं आपके। इस तरह के कंसर्न्स यूनाइटेड स्टेट्स ने भी जताए हैं। उन्होंने बोला जिस तरह की हेट स्पीच आपके अब देश में होती है, इंटरनेट शटडाउन जो जम्मू कश्मीर में हुए अराउंड 1-1.5 साल तक, फिर उसके बाद जो हिजाब का इशू है कर्नाटका में, उसको किस तरह से पोलिटिसाइज किया गया, ये सारी एंटी माइनॉरिटी हैं, इनका ये कहना है। साथ ही में देखिए टिल ट्यूसडे US, UK, बेल्जियम, स्पेन, पनामा, कनाडा, जर्मनी, ये सारे कुछ कुछ देश हैं जिन्होंने बेसिकली एडवांस क्वेश्चंस अपने सबमिट किए हैं, जो इंडिया सेंट्रिक सेशन होने वाला है थर्सडे को, उसके लिए। US ने UAPA के लिए भी कुछ कुछ कंसर्न्स जताए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट एक्चुअली कम्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। चीफ्स ऑफ अब देखते हैं मतलब आंसर बेसिकली क्या होता है इंडिया का, क्योंकि UAPA को भी मैंने आपको बताया था किस तरह से हमने बोला रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर दें आप खालिस्तानी जो बेसिकली ग्रुप है उसके खिलाफ, तो वो भी नहीं माना इंटरपोल ने। उन्होंने कहा कि UAPA के तहत आप कह रहे हैं हमें इनको भेजने के लिए आपके देश में, तो UAPA तो आप माइनॉरिटीज के खिलाफ यूज करते हो, तो हम तो नहीं भेज सकते। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने, जो बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं, उन्होंने इसको वेपनाइज करना शुरू कर दिया है UAPA को हमारे ही खिलाफ। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन। चीफ्स ऑफ इंडियन फ्रेंच एयर फोर्सेज ज्वाइन ऑन गोइंग गरुड़। ओके, गरुड़ 7 एक्सरसाइज आपको पता है, ये चीज हमने पहले भी देखी थी कि गरुड़ एक्सरसाइज बेसिकली जोधपुर में होने वाली थी। तो यहाँ पे इंडियन और फ्रेंच एयर फोर्सेस ने ज्वाइन किया है इस एयर एक्सरसाइज में, ओके, गरुड़ 7 में, जहाँ पे बेसिकली उन्होंने बोला है कि एक दूसरे से हम सीखेंगे, वी वुड ट्राई एंड लर्न द बेस्ट आउट ऑफ ईच अदर, और ऑल दैट थिंग। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स हम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ज्यादा देखेंगे। सेंटर alludes टू फॉरेन ओरिजिन्स इन इट्स एफिडेविट ऑन दलित क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम। देखिए सेंटर का क्या कहना है, नथिंग मच हियर, बस मैं आपको ये चीज पहले ही बता चुकी हूँ। सेंटर ने एफिडेविट जो सबमिट किया है, अभी तो खैर एक पैनल बिठाया हुआ है जिसमें फॉर्मर रिटायर्ड जस्टिस हैं, जो देखेंगे कि क्या दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम्स को भी जो ऑर्डर है 1950 का, उसके तहत शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस दिया जा सकता है कि नहीं। पर बात यह है, उस एफिडेविट में लिखा है कि जो बाकी शेड्यूल्ड कास्ट जो हिंदू है ना, सिख्स, बुद्धिस्ट, वो अलग बात है क्योंकि उनमें कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं है। वो बने थे बुद्धिस्ट इसलिए बने थे वो क्योंकि बेसिकली डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो कॉल दी थी कि हिंदुइज्म काफी डिस्क्रिमिनेटरी है, हायरार्की है कास्ट की, तो उसकी वजह से बने थे। उनका तो हमें पता है कि ओरिजिन भारतीय ही है, वो इंडिक ओरिजिन है। लेकिन अगर हम बात करें जो मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियनिटी है, ये तो बाहर से लाए हुए, ये तो हमारा सरकार का ये कहना है कि ये तो हमारे धर्म भी नहीं है, हमारा रिलीजन भी नहीं है, इंडिक नहीं है। क्योंकि इस्लाम इनका कहना है कि मुगल एम्परर्स लाए थे, और क्रिश्चियनिटी इनका कहना है कि ब्रिटिशर्स लाए थे, और मिशनरीज वगैरह थे जो उससे ब्रिटिश एम्पायर के आने से भी कुछ समय पहले मिशनरीज आने लगी थी। तो इनका ये कहना है, इस वजह से ये तो सेंटर का थोड़ा सा इस तरह से उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। शुड द एज ऑफ कंसेंट बी चेंज्ड फॉर एडोलेसेंस। देखिए ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि केरला जो हाई कोर्ट है, उनका ये कहना है कि हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि वो अगर एक लड़की है फॉर एग्जांपल, वो माइनर है, वो 16 से ऊपर है, 17 की है फॉर एग्जांपल, या 16 प्लस है, लेकिन 18 से कम है, तो हम उसको चाइल्ड कैसे ट्रीट करें। कंसेंट तो वो लड़की दे सकती है ना, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए या एक इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए। तो पॉक्सो एक्ट के तहत देखिए बहुत सारे, सुप्रीम कोर्ट ने तक इस चीज पे एक बार काफी जताया है कंसर्न कि ये सही नहीं है, क्योंकि कंसेंट तो एक इंसान दे ही सकता है। 16 से 18 साल की अगर कोई उम्र में है, तो 18 साल से नीचे हर बच्चा ही बच्चा कहलाएगा, चाइल्ड कहलाएगा, तो उसके तहत आप पॉक्सो कैसे। तो इससे बहुत सारे इन्होंने डिसमिस भी कर दिए हैं पिटिशन। अब तो फाइनली क्या है, पॉक्सो एक्ट को देख लेते हैं हम। अगर हम पॉक्सो एक्ट 2012 की बात करें, या बहुत सारे प्रोविजंस इंडियन पीनल कोड के, वो कहते हैं कोई भी तरह का जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट है एक चाइल्ड पे, अब चाइल्ड है एनीवन हु इज बिलो 18 इयर्स ऑफ एज, उसको इम्प्रिजन किया जाएगा, बेसिकली विच कैन नॉट बी लेस देन 7 ईयर्स, 7 साल की सजा होगी ही होगी, ठीक है। और इनफैक्ट इसको एक्सटेंड करवा सकते हो आप इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक, ठीक है, और साथ में फाइन होगा, है ना। तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, बहुत सारे केसेस अब हाई कोर्ट के पास, बहुत सारे कोर्ट्स के पास ऐसे आ रहे हैं जिसमें फॉर एग्जांपल भाग के लोग शादी कर लेते हैं, दो बच्चे 16 साल के 18 साल के, क्या पता लड़का मेजर हो लड़की माइनर हो, दोनों ही माइनर हो, 16 17 के भी हों, 17 साल के, ठीक है, वो भाग के शादी कर लेते हैं। फिर अगर लड़की, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, जो इस बारी हाई कोर्ट के पास हुआ था, उन्होंने क्या किया, मतलब लड़की के जो माँ बाप थे उन्होंने केस कर दिया रेप का,
पॉक्सो एक्ट के तहत और आईपीसी के तहत लड़के पे, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो उनकी शादी तुड़वाना चाहते थे और उनके प्यार को बिल्कुल, और उस केस को सुनते सुनते पता चला 2017 में तो इन्होंने शादी कर ली थी। तो अब बेसिकली क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जस्ट बिकॉज माँ बाप या फेमिलियल जो लोग हैं वो नहीं चाहते एक रिश्ते को, तो इस चीज को मिसयूज भी किया जा रहा है इन एक्ट को। तो ये सारी चीजें हैं। Alright, is the law being misused? If I just mention that sometimes disgruntled parents, यही चीज इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। What needs to be done? अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्ट्स राइट्स एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट की जाए एज ऑफ कंसेंट क्राइटेरिया को, कहते ही हैं कि 16 कर देनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ, हाँ, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2021 में केस आया था विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट रेप केस, ठीक है, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि बेसिकली एक पॉक्सो केस को डिसमिस करते हुए कि आप डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, पहली बात तो ये जो सेक्शन 2 क्लॉज 8 है, क्लॉज डी है, उसके तहत जो पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज डी है उसके तहत आप पहली बात तो चाइल्ड की डेफिनेशन 16 कर दो, ठीक है। ये इन्होंने सजेशन दी थी। और साथ ही में इन्होंने बोला था कि देखिए कंसेंचुअल रिलेशनशिप ना तब होता है जब दोनों के बीच में 5 साल से कम का गैप हो, तो वो बंदा कंसेंट दे सकता है। मतलब एक्सप्लॉयटेशन एक लड़की को आप तब कर सकते हो या एक लड़के को, अगर मैं सोचूं तो जब वो बहुत ही छोटी है आपसे उम्र में, तो फिर आप उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर सकते हो एंड यू कैन ऑफ कोर्स आप सोच सकते हो इस तरह के केसेस उन पर लगाना। लेकिन 5 साल का जो अगर गैप उससे कम में है तो इट इज अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप। तो ये भी चीज थी, आप देख सकते हैं इनका सजेशन। व्हाट नीड्स टू बी डन, अब देखिए बात क्या है यहाँ लिखी है, जैसे हमने कल भी देखा था कि सबसे पहली बात तो अभी तो जो होगा सो होगा, कब चेंज होगी लॉ कमीशन को देखना चाहिए इस बारे में, क्योंकि लॉ कमीशन किरण रिजिजू जी ने अब फाइनली दोबारा बना दी है, उनके हेड्स डिसाइड कर दिए हैं, तो उनको इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। चलिए जो होगा सो होगा, वो बात की बात है, लेकिन तब तक बच्चों को पढ़ाइए, एडुकेट कीजिए क्या क्राइम होता है, व्हाट इज रेप, 17 साल नहीं है शादी की उम्र, इफ यू रियली वांट देम नॉट टू बी इनटू दीज ट्रैप्स ऑफ केसेस एंड ऑल ऑफ दैट, ये आप करें। जो कर्नाटका ने हाई कोर्ट ने बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक ऑर्डर दिया है कि कर्नाटका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है अब लोगों बच्चों को पढ़ाएगा 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, ये सारी चीजें। साथ ही में यहाँ पे एक और बहुत इनोवेटिव चीज लिखी है, इनोवेटिव इन द सेंस ये तो एनालिसिस होना ही चाहिए कि अब एक जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो बेसिकली इंक्रीज करने की बात कर रही है 21 साल विमेन की मैरिज एज। तो आप देखिए अगर 21 साल आप कर देंगे तो कंसेंट की एज भी तो 21 साल हो जाएगी। फिर उसके बाद एक सेक्सुअल इंटरकोर्स की हो सकता है, क्या पता पॉक्सो में भी उसके लिए लाना पड़े कोई अमेंडमेंट, तो फिर उससे नीचे के जितने भी केसेस होंगे वो फिर चाइल्ड मान लोगे आप उनको, फिर वो केसेस ही चलते रहेंगे, है ना, और इस तरह की जो फेमिलियल हॉस्टिलिटी है वो और बढ़ जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये थोड़ा रीथिंक करना चाहिए। अब देखिए एक और बात मैं आपको कहूंगी, 21 साल उम्र करने के बहुत सारे फायदे हैं पर बहुत सारे नुकसान हैं। अगेन आई वुड से अगर ये विजन आईएएस की बुकलेट में आता है आई वुड डेफिनेटली गो ऑन विद द एनालिसिस, और मैं अपनी तरफ से भी आपको बताऊंगी कि किस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स इसके खिलाफ जाती हैं। नो कंसेंसस इज डीरेलिंग काउंटर टेरर डिप्लोमेसी। तो यहाँ पे सुहासिनी हैदर ने क्या बोला है कि फाइनली क्या हुआ, हमने होस्ट किया था दिल्ली और बॉम्बे में, क्या होस्ट किया था हमने अभी रिसेंटली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काउंटर टेररिज्म कमेटी, ठीक है, जिसमें हमने बेसिकली बताया कि न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक बहुत बड़ा कंसर्न बन रही हैं, क्योंकि टेररिस्ट इन तरह की टेक्नोलॉजीज के माध्यम से एआई ले लेंगे, वो ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो हमने पुश किया। अगर हम इस महीने के एंड में देखें, न्यू दिल्ली एक और 3rd एडिशन होस्ट करने वाली है, किस कॉन्फ्रेंस का, नो मनी फॉर टेरर। आप देख सकते हैं फिनेंसिंग ऑफ टेरर के खिलाफ ये होगा, ताकि हम बेसिकली फ्यूचर मोड्स ऑफ टेरर फाइनेंसिंग जो क्रिप्टो करेंसी हो सकती है इस तरह के उसको ब्लॉक कर सके, ठीक है, उसके बारे में अवेयरनेस फैला सके और कुछ तरह का अग्रीमेंट पे पहुंच सके दिसंबर में। साथ ही साथ में इंडिया विल ऑफ कोर्स टेक ओवर। हम देखिए आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी को हम एक लास्ट बार बेसिकली हम देख लेंगे, तो हम उसमें क्या बेसिकली वी विल शेयर अ स्पेशल ब्रीफिंग ऑन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर, ठीक है, कि क्या चैलेंजेस हैं एंड ऑल ऑफ दैट। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो बहुत फैक्चुअल चीजें हो गई। While the focus is on the future of the fight against terrorism, it is important to look at some of the challenges that already exist. ठीक है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, फ्यूचर का फिनेंसिंग मैकेनिज्म, बिल्कुल ध्यान दीजिए, पर ऑलरेडी जो चैलेंजेस हैं उनको भी तो देखिए, उनको भी तो सुधारने की कोशिश कीजिए, कहीं उस पर भी तो अग्रीमेंट कीजिए, स्पेशली जब वर्ल्ड की अटेंशन कंप्लीटली कंज्यूम कर ली है यूरोप की वॉर ने, कोविड पैंडेमिक ने, इकोनॉमिक रिसेशन के फियर ने, तो टेररिज्म तो बिल्कुल आप कह सकते हैं बैक बर्नर पे रख दोगे आप, जो ऑलरेडी चैलेंजेस टेररिज्म के मामले में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला चैलेंज है जो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, जो गॉट जिसे आप कहते हो, जो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला था कि
मतलब यूएस क्या है, ग्लोबल पुलिसमैन है। यूएस लेगा वॉर ऑन टेररिज्म, जहाँ पे भी टेररिज्म है हम उसको खत्म करेंगे जड़ से। यही थी यूएस की कॉल। उन्होंने क्यों दी थी? क्योंकि वहाँ पे 9/11 टेरर अटैक्स हुए थे। उससे पहले तो उनको लगता ही नहीं था कि टेररिज्म कुछ होता है। इंडिया बार बार बोलता रह गया कि पाकिस्तान व्हाट इट इज डूइंग, आपको देखना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। उससे पहले तो टेररिज्म यूएस वगैरह देशों को समझ ही नहीं आया था। ठीक है, तो फिर उन्होंने ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म किया, लेकिन उसका लास्ट चैप्टर तो खत्म हो गया, क्योंकि यूएस ने फाइनली जो अफगानिस्तान में ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म करने आए थे वो आपने ट्रूप्स विड्रॉ कर ली। ठीक है, और साथ ही में अगर हम वॉट की बात करें, वो तो खुद ही एक अनइक्वल कैंपेन पे बेस्ड था, क्योंकि इंडिया ने जब एक जस्ट 2 साल पहले 9/11 अटैक से 1999 को आपका कांडाहार अगर हाईजैकिंग, हमने बहुत बार ये भी डिस्कस किया है, जिसमें एक प्लेन को, जिसमें हमारे पैसेंजर्स थे, जिसमें एक हमारे बहुत रेप्यूटेड ऑफिशियल भी थे गवर्नमेंट के, वो उस प्लेन को कांडाहार अफगानिस्तान में डॉक करवाया गया और वहां पे हॉस्टेज की तरह ले लिया था। उसके रिटर्न में एपीजे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय, तो उनसे बोला गया था कि हम आपके लोगों को तभी छोड़ेंगे जब आप क्या करेंगे, आप जो आपने इम्प्रिजन किए हुए हैं हमारे टेररिस्ट, हमारे भाई बंधु, उनको नहीं छोड़ देते, जो अब जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़ने पड़े। और ये टेररिस्ट ऐसे थे जो अलकायदा लीडरशिप के टॉप रंग्स पे थे। यही वो लोग थे जिन्होंने बहुत सारे टेरर अटैक्स को प्लान किया, फंड किया, सेफ हेवन्स प्रोवाइड की बाकी अलकायदा के लोगों को। तो जब हम यूएस को तब कह रहे थे, यूएस के, यूके के, यूएई के और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के जूं तक नहीं रहेंगी कानों पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद इन्हीं लोगों ने, जिनको हमने रिलीज किया था ना, अपने जो हम मजबूर हो गए इनके रिलीज करने के लिए, इन्हीं लोगों ने यूएस में, यूके में, यूएई में, पाकिस्तान में खुद में अटैक्स किए उसके बाद। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इवन आफ्टर व्हाट वाज लॉन्च, पाकिस्तान रोल एज यूएसएस अलाई एंड चाइनाज आयरन फ्रेंड इंश्योर्ड, है ना, कि चाइना का जो बेसिकली पाकिस्तान चाइना के थ्रू इंश्योर करता रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो डेजिग्नेशन है उसमें हम बेसिकली मसूद अजहर, हाफिज सैयद, इन लोगों को बहुत हद तक ये ब्लॉक करते रहे कि हम नहीं इनको डेजिग्नेट होने देंगे, ये सब वगैरह। अब द मैक्सिमम इंडिया रिसीव्ड इन ग्लोबल कोऑपरेशन, जो हमने कुछ अगर गिना चुना कुछ हम रिसीव कर पा रहे हैं, कर पाए हैं आज तक टेररिज्म पे, वो FATF में है। हमने बेसिकली पाकिस्तान को FATF में, ग्रे लिस्ट में हम सक्सेसफुल हो गए थे डलवाने में, जो उन पर काफ़ी इकोनॉमिक प्रेशर पड़ा। ऑफ कोर्स फिर उन्होंने बहुत सारे लॉज एस्टैब्लिश किए टेररिज्म से डील करने के लिए, कई लोगों को उन्होंने जेल भी की। इस तरह की हमने कुछ कुछ कम होते हुए देखी FATF के दौरान, लेकिन फाइनली पाकिस्तान इज आउट ऑफ ग्रे लिस्ट। ऑफ कोर्स अब वो जो करेगा सो करेगा, और ये दिखाता है अब मतलब पूरा देश अब थक गया, पूरे संसार अब थक गया है, इससे ज़्यादा पाकिस्तान को पीनलाइज कर ही नहीं सकते, बस इतनी कैपेसिटी है उनकी। ठीक है, साथ में यहाँ क्या लिखा है, और इन एडिशन द वीक इंटरनेशनल रिएक्शन टू तालिबान। अब साथ ही में देखिए, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया काबुल को, 2-3 दिन वो चला, वीडियोस आई कि लोग हेलीकॉप्टर से गिर गए, अपनी जान चली गई, लेकिन तब भी उन्होंने तालिबान के अंडर रहना मंजूर नहीं किया। पर उसके बाद वहां पे अभी भी तो तालिबान ही है, उनके साथ सब डील भी कर रहे हैं, ट्रेड हो रहा है ना। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ और वेमेन की हालत क्या हो गई है, वहाँ पे आप बाहर नहीं निकल सकते, यू कैन नॉट टेक ऑन जॉब्स, यू कांट स्टडी। अब किसी को फर्क नहीं पड़ता, अब सब बस ऐसा बोल दिया है हर देश ने, बड़े देश ने, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ने, कि बस हम तो थक गए हैं, अब हम बाकी अनदर कंट्रीज प्रॉब्लम्स, बाकी कंट्रीज की प्रॉब्लम्स यूएस नहीं देगा, यूएस के अपने लोग हैं, हम उन पे ध्यान देंगे। यही जो बाइडन की स्टेटमेंट थी। ठीक है, द हार्ड रियलिटी फॉर इंडिया इज दैट द फ्यूचर ऑफ काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन इज गोइंग टू बी लेस कॉपरेटिव, और हमें ये दिमाग में रखना चाहिए, कोई कॉपरेट वगैरह नहीं करने वाले, जब तक खुद का इंटरेस्ट नहीं होता इनका, दे वुड नॉट कॉपरेट। ओके, इसीलिए ये जो सैंक्शंस कमिटी वगैरह है, दे आर टूथलेस एंड आउटडेटेड कंप्लीटली, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला जब तक हम बहुत प्रेशर नहीं डाल देते। अब ब्लर ओवर डेफिनेशन न्यू टेक्नोलॉजीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बात करें ग्रोइंग ग्लोबल पोलराइजेशन ओवर द रशिया यूक्रेन वॉर, इट इज नॉट ओनली शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम टेररिज्म एंड ऑफ कोर्स इट इज ब्लरिंग द लाइंस ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टेररिज्म। ना ही आप सिर्फ, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, यूरोप में वॉर चल रही है, पैंडेमिक है, रिसेशन फियर्स है, तो टेररिज्म पे ध्यान नहीं जा रहा। चलिए ये तो एक बात है ही, पर टेररिज्म का मतलब ही क्या है ये पता ही नहीं है किसी को। मतलब ये चीज़ तो खैर बहुत समय से भारत बार बार डिनोट करता है कि टेररिज्म पे एक डेफिनेशन कीजिए। ठीक है,
CTC मीटिंग ऑन दिल्ली फॉर एग्जांपल वाज डिस्टरप्टेड, जहाँ पे रशिया ने क्या बोला कि यूके ने बेसिकली क्या किया, यूके ने यूक्रेन को हेल्प किया कि ड्रोन अटैक्स हम पे लॉन्च कर सकें रशिया की नेवल फ्लीट पे, है ना। तो द क्वेश्चन रिमेन्स, अगर ड्रोन अटैक जो यमीनी हाउथीज जो हाउथी रिबेल्स हैं वो यूएई की बिल्डिंग पे या सऊदी अरेबिया की बिल्डिंग पे या ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने की, तो उसको टेररिस्ट अटैक बोला गया। लेकिन ये ड्रोन अटैक जो रशिया के शिप पे हुआ, ये टेरर अटैक नहीं, मतलब व्हाट इज इट, क्या है ये फिर, ठीक है। और साथ ही में अगर हम बात करें रशिया भी, तो रशिया अब क्या कर रहा है, अफगान के बहुत सारे जो यूएस ने ट्रेन किए अफगानिस्तान में, जो वहाँ के आर्मी कमांडर्स को, उनको डिप्लॉय कर रहा है अपनी तरफ से यूक्रेनियन वॉर में। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, है ना, कितने सारे लोगों, हॉस्पिटल्स पे, वहाँ के स्कूल्स पे, सब बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो ये क्या टेररिज्म नहीं है ना। और साथ ही में ये सारी बातें उन्होंने ये चीज़ बोली है कि अब टेररिज्म की डेफिनेशन आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, द पोलराइजेशन has rendered the body tasked with global peace paralyzed as the United States, United Nations Security Council is unable to pass any meaningful resolutions. Alright, ये चीज़ हम देख चुके हैं। Perhaps the biggest opportunity lost due to the UNSC's other preoccupations. अब सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा हमने एक प्रपोजल दिया हुआ है 1996 में कि क्या होनी चाहिए डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। वो है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। कॉम्प्रिहेंसिव, हर तरह का, कोई बैड टेररिज्म गुड टेररिज्म नहीं होता। जस्ट बिकॉज यूएस कहीं पे टेररिस्ट अटैक कर रहा है तो वो आपके सोल्जर्स हो गए, वो टेररिज्म है। टेररिज्म, हर तरह का टेररिज्म होता है, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बोली है। हम हर कॉन्फ्रेंस हम कहते रहते हैं, लेकिन आज तक CCIT को हम एक अडॉप्शन नहीं दिलवा पाए हैं। सबसे बड़ा तो हमारा इस जगह कॉन्फ्रंटेशन जो यूएस में ही आता है, क्योंकि यूएस जो करता है वो तो ग्लोबल पुलिस मैन है, उसको जो करे वो करे, क्योंकि उनके जो सोल्जर्स हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं। आप अफगानिस्तान में जाकर कुछ भी करो, वो आप फ्रीडम फाइटर हो, आप टेरर अटैक नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, सिविलियंस भी तो मरे हैं आपके अटैक्स की वजह से, वो ठीक है। Despite several changes in the draft made by India in 2016, consensus for the convention is still elusive. जो बहुत लोगों ने कहा, हमने accommodate करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत चेंज किया अपनी डेफिनेशन को, तब भी आज तक कोई अडॉप्शन नहीं हुई है। सब उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज क्या है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेपनाइजेशन ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर टेरर पर्पसेस। ड्रोन्स आपको पता है कि ऑलरेडी यूज करे जा रहे हैं ड्रग्स डिलीवरी के लिए एंड ऑल ऑफ दैट, वेपन्स, ठीक है। अब साथ ही में देखिए बात क्या है, कोविड पैंडेमिक के बाद बहुत सारी वरीज हैव ग्रोन अबाउट द यूज ऑफ बायो वॉरफेयर, क्योंकि चाइना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अगर आपको याद होगी, जो मिस्टर ट्रंप ने, बहुत हद तक कई लोग इसको सही भी मानते हैं, खैर इंडिया टू ऑफ कोर्स वांट्स कि कोई इन्वेस्टिगेशन तो हो चाइना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे, क्या पता इन्होंने सच में लैब में ग्रो किया हो वायरसेस को खुद को, इफ नॉट दैट कुछ तो इन्वेस्टिगेशन तो हो, है ना। तो इस तरह से बायो वॉरफेयर आप कर सकते हैं किसी के खिलाफ, ठीक है। इन अ फ्यूचर दैट इज ऑलरेडी हेयर, ऑफ कोर्स द यूज ऑफ AI systems and robotic soldiers makes it easier. अब देखिए बात क्या है, बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम टाइम में, बहुत कम लोगों की ज़रूरत होगी। अब इस तरह की टेक्नोलॉजी की वजह से अगर आपको कोई टेरर अटैक लॉन्च करना है, इट वुड बी वेरी इजी, ठीक है, अनलेस देयर इज ग्लोबल कंसेंसस ऑन रेगुलेटिंग द यूज ऑफ दीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बाय ऑल रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स। अब देखिए बात ये है, आप ना ये नहीं कह सकते कि सिर्फ टेररिस्ट इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, जो स्टेट्स हैं, है ना। जैसे अगर हम चाइना की बात करें, चाइना साइबर अटैक्स करता है इंडिया के, मुंबई के पोर्ट पे चाइना ने किया, हमारे सर्वर्स को हैक कर लिया। तो जब तक आप स्टेट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालोगे ना कि टेक्नोलॉजी को आप रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें, आप किसी कंट्री के खिलाफ, इसराइल क्या करता है, ईरान के सर्वर्स को हैक कर लेता है, इजंट दैट कॉल्ड टेरर अटैक, इजंट इट अ टेरर वॉरफेयर। लेकिन आप टेररिस्ट थे, आप कौन है टेररिस्ट फिर, मतलब आप खुद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो पहले किसी चीज़ की, तो बाद में टेररिज्म पे कुछ करना। Okay, nor are there any globally accepted norms on how and in what measure one is to respond to these attacks, whether it is the US's flattening of Afghanistan post 9/11, I have already dealt with it, पाकिस्तान ने एरियल स्ट्राइक्स जो कि खुद ही की पॉपुलेशन में बलूचिस्तान में, फिर उसके बाद इंडिया ने भी तो क्रॉस किया LOC को उरी अटैक करने के लिए, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने की, कि क्या वो हमने इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ नहीं गए। इसराइल जो सब कुछ करता है, इसे कुछ देख चुके हैं, जो गाजा स्ट्रिप पे वो लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज बोली है इन्होंने, विदाउट सम कंसेंसस ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टेरर, नो वॉर ऑन टेररिज्म कैन बी ट्रूली ग्लोबल।
वॉर तो आप टेररिज्म के खिलाफ कब करोगे? तब करोगे जब पता होगा टेररिज्म होता क्या है. द ट्रूथ इज ग्लोबल इनइक्विटी, फूड एंड एनर्जी. ओके, दिस ऑफ कोर्स यू कैन रीड ऑन योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे बस इतना लिखा है कि इससे पहले कि हम ये कहें कि बस हम लास्ट डेजिग्नेशन कर लेते हैं टेररिस्ट की, ये लास्ट वॉर हम चाहते हैं बस टेररिज्म के खिलाफ, नहीं. जब टेररिज्म ही खुद को इवॉल्व करता जा रहा है तो टेरर के खिलाफ तो ये जो लड़ाई है ये भी इवॉल्व करती रहनी चाहिए, चलेगी. केरला टू अमेंड आईपीसी टू कर्ब प्रिंटिंग ऑफ इनडिसेंट मैटर. ये ऑलरेडी तमिलनाडु और उड़ीसा में ऐसा है. तो बेसिकली ये एग्जाम्पल की तरह बस मैंने हाईलाइट किया आपको कि कैसे फ्री स्पीच के खिलाफ, जरूरी नहीं है केंद्रीय सरकार को आप देखें कि वो जर्नलिज्म या इस तरह के खिलाफ है, इसको भी वेपनाइज स्टेट गवर्नमेंट्स भी करती हैं. फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट ऑल सेट फॉर लॉन्च. ओके, इंडिया की पहला जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस, ये हिस्ट्री बनाने के बिल्कुल आप करीब है, क्योंकि इट अंडरगोज फाइनल प्रेपरेशंस एट इसरो लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा फॉर लॉन्च बिटवीन नवंबर 12 एंड 16. हम तब इसको डिटेल में देखेंगे. आई होप ये एक्सप्लेन सेक्शन में इंडियन एक्सप्रेस की प्रॉपर्टी आएगा. ओके, इट वॉज डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एरोस्पेस. स्काईरूट एरोस्पेस एक 2-time नेशनल अवार्ड विनर भी है, विच इज ऑफ कोर्स द फर्स्ट स्टार्टअप टू साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इसरो इन दिस रिगार्ड. तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं. तो हम बेसिकली आगे देखेंगे विद दिस मेडन मिशन, पहला मिशन जो स्काईरूट का है, इट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस company in India to launch a rocket into space, heralding new era for the space sector, which was recently opened up to facilitate the private sector participation. अब देखिए, it is good only. Why? How? Elon Musk of course is aiding United States की जो सरकार का, बेसिकली नासा को कैसे एड कर रहे हो आप? यूएस से सबसे ज्यादा लॉन्च रेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ का जो एलॉन मस्क की कंपनी है वो बहुत ज़्यादा, स्पेस एक्स जो है वो अपनी तरफ से बहुत छोटी छोटी सैटेलाइट्स लॉन्च करता रहता है. सो यू अंडरस्टैंड दैट वे इट इज़ गुड ओनली कि प्राइवेट सेक्टर आ रहा है स्पेस सेक्टर में. न्यू क्रैब स्पीशीज फाउंड इन तमिलनाडु. तो दिस इज नॉट समथिंग, ये बस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए. अगर लिखा आ गया कि सूडोहेलिस अन्नामलाई के नाम से ही तो आपको समझ आ जाएगा तमिलनाडु वैसे तो ये क्या है? तो इट इज़ अ crab species. Okay, so improbability of the improbable is what we call UPSC, and hence you must be ready. Nicobar project gets assent for diversion of 130 square kilometer of forest. देखिए, ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स लास्ट ईयर इस पे हुई थी. प्रपोजल हमें पता चल गए थे कि जो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है शायद इसको ग्रांट दे देगी, अप्रूवल दे देगी, क्लियरेंस दे देगी. जो एक बेसिकली प्रोजेक्ट है जिसके लिए डाइवर्जन करना पड़ेगा 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट. कहाँ पे? ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है, किसके लिए? एक 72,000 करोड़ मेगा प्रोजेक्ट है, विच वुड ऑफ कोर्स इंक्लूड बिल्डिंग अप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, ये सब कुछ होगा. सो ऑफ कोर्स इट हैज गॉटन व्हाट इट वांटेड. ओके, Alright. केरला हाई कोर्ट ऑफर्स इंटरिम रिलीफ टू वाइस चांसलर्स. केरला हाई कोर्ट ने बोला है कि बेसिकली वाइस चांसलर्स जिनको आपने रेजिग्नेशन मांगी है, टाइमलाइन दी है जो आपके गवर्नर ने, अभी फाइनली कोई उस पर एक्शन ना लिया जाए जब तक हम फर्दर किसी चीज़ के साथ नहीं आते. तो आपको पता है नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये सब वगैरह, दिस इज नॉट समथिंग. ये तो हर रोज का है, मतलब एक बैटल फील्ड बन गई है केरला गवर्नर और सीएम के बीच में. नीतीश वांट्स टू रेज 50% कैप ऑन कोटा. आप देखिए, कल हमने जब ईडब्ल्यूएस कोटा को कवर किया था तो उसमें जो डिसेंटिंग ओपिनियन था जस्टिस रविंद्र भट्ट का, उन्होंने यही कहा था, अगर आप पेंडोरा बॉक्स खोल दोगे पूरा, अगर आप 50% की आपने ईडब्ल्यूएस को लांग दिया, 40% अब मेरिटोरियस के लिए रुक गया, तो हर कोई अब 50% की ब्रीच की बात करेगा. अब नीतीश जी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी यही कहा है, हम तो कब से चाहते हैं 50% जो कैप है उसको हटाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे एक्सट्रीमली बैकवर्ड और ईडब्ल्यूएस सेक्शंस हैं जो एक्चुअल में कोटा डिजर्व करते हैं. तमिलनाडु में भी आपको पता है ऑलरेडी तमिलनाडु का एक लॉ है जो 69% रिजर्वेशन देता है. तो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ केस पेंडिंग है 1996 से. तो फिर इन द सेंस आप उनको भी एक अप्रूवल दे ही रहे हो. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक द वीडियो.